नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 200 सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मुकाबला दोनों ही जगह सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों राज्यों में दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन बचे हुए 6 दिनों के इस पावर प्ले को जो बेहतर खेलेगा वो बाजी मार ले जाएगा। मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान तैयार है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ। सबको 17 नवंबर का इंतजार है। दोनों तरफ से स्टार परफॉर्मर्स पिच पर उतर चुके हैं। मुकाबला धुआंधार है। सबका दावा है कि हम ही मैच जिताएंगे, पर सवाल यह है कि 3 दिसंबर को किसके कितने नंबर आएंगे। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको फुसलाते हैं, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। कांग्रेस के लोग चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं। अगर आबादी है 50% आबादी है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। साबिर गद्दारी का प्रतीक है। कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। सत्ता का ये सेमीफाइनल हो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन बागियों की बाउंसर्स ने दोनों पार्टियों को परेशानी में डाल दिया है। दोनों तरफ चिंता है कि स्लॉग ओवर्स में ये बागी कहीं बाजी पलट ना दे। कुछ एक सीटों पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये पार्टियां चुनौती तो नहीं है, पर वोट काटकर रंग में भंग जरूर डाल सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है कि कांग्रेस आई तबाही लाई। आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है, कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। राम मंदिर से लेकर लाडली बहना जैसी योजनाओं तक पर बीजेपी को पूरा यकीन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कमलनाथ भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ मैदान में हैं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। यानी मैच अभी एक तरफा नहीं हुआ है। दोनों ही टीमों को लगता है कि आखिरी ओवर में नतीजे उनके ही पक्ष में आएंगे, लेकिन एमपी वाले किसे जिताएंगे, इस सवाल के ताले 3 दिसंबर को ही खुल पाएंगे। दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जो कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में एक 2020 मैच हो चुका है। 20 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठाओ, बताओ, भरोसा है कि नहीं है? मोहन के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? द्वारका के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? और भूपेश ऊपर भरोसा है कि नहीं है? है भरोसा? इतना जबरदस्त पैसे, यानी पैसे इनके पास इतने हो गए हैं, या ऐसा लगता है इनको रखने की जगह नहीं। क्या बेदर्दी से पैसे बांटे जा रहे हैं। मतदाता को हम लोग सुनते थे 100-500 दिया जाता है, मगर यहां तो पूरे रात और दिन 2 दिन में एक ही काम हुआ है, जेबों में ठूसा गया। मुकाबला तो मोटे तौर पर यहाँ भी सत्ता में बैठी कांग्रेस और सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही बीजेपी के बीच ही है, लेकिन 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर जेसीसी-जे ने मुकाबले को आखिरी पलों में रोमांचक बना दिया है, और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होना तय है। लेकिन जनता सिर्फ ये देख रही है उसका भला करने की ताकत किसमें है। चुनाव वादों के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है, और जनता भी जानना चाहती है कि वादों को पूरा करने की नीयत किसमें है। वर्ल्ड कप के फाइनल से 2 दिन पहले भारत की सियासत का एक बड़ा सेमीफाइनल मैच पूरा हो जाएगा। विजेता का ऐलान 3 दिसंबर को होगा, और इसी के साथ ये भी पता चल जाएगा कि किसकी टीम 24 का फाइनल जीतने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता की चाबी MY फैक्टर के हाथ में होगी, लेकिन ये वो MY फैक्टर नहीं है जिसकी बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में अक्सर होती है, बल्कि ये MY फैक्टर है महिला और युवाओं का, यानी कि महिला और जो यूथ है उसका। अब आधी आबादी तो महिलाओं की है ही, लेकिन पिछले कई चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश में तो 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी बहुत ज्यादा है। इसलिए दोनों ही पार्टियों की नजर इन्हीं महिला मतदाताओं पर है, क्योंकि जो महिलाओं को अपनी तरफ कर पाएगा सत्ता भी उसकी तरफ ही जाएगी। तभी तो बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन जैसी योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसके तहत मिलने वाली राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है और जीतने पर इसे और बढ़ाने का वादा भी किया गया है। तो कांग्रेस भी इसी महिला वोट बैंक को साधने में लगी है और वो चाहे फिर 1500 रुपए देने की बात हो हर महीने महिलाओं को मदद के तौर पर, या LPG सिलेंडर का रिफिल सिर्फ 500 रुपए में कराने का वादा हो। मध्य प्रदेश के इस M फैक्टर को नजरअंदाज करने की भूल कोई पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ Y फैक्टर पर भी दोनों ही पार्टियों की नजर है और ये Y फैक्टर है युवाओं का, यानी यूथ का फैक्टर। इस बार कुल मतदाताओं में से करीब 4% ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इन युवाओं के अपने सवाल हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और युवाओं को चुनना है कि कौन सी पार्टी इनके सपनों को पूरा कर पाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में M और Y फैक्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार दोनों ही पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले थे और अंतर जो था वो जीत का वो सिर्फ 0.13% था। और इस अंतर पर ये 4% जो पहली बार का मतदाता है, जो युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि MP की राजनीति में एक M फैक्टर और है और वो है मौन मतदाताओं का, यानी साइलेंट वोटर्स का। ये साइलेंट वोटर्स वो है जो किसी को नहीं बताते कि वो किसे वोट करने वाले हैं और मतदान के दिन ही वो इस पर कोई फैसला लेते हैं। महिलाओं और युवाओं को रिझाने में तो दोनों पार्टियां जुटी हैं, लेकिन ये साइलेंट वोटर किधर जाएगा, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही दावा है कि बाजी इस बार उन्हीं के हाथ लगेगी, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी होगी मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में। इस बार प्रदेश में कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 22,36,000 वोटर पहली बार मतदान करेंगे। यह आंकड़ा कुल वोटरों का 4% के आसपास है। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि वास्तविकता ये है कि जिस तरफ ये वोट बैंक चला गया उसकी सरकार बनना लगभग तय। इसका अंदाजा साल 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही लगाया जा सकता है। पिछले चुनाव पर गौर किया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज आधे फीसदी से भी कम का फासला था। बीजेपी को 41.02% वोट हासिल हुए तो कांग्रेस को 40.89% मत मिले थे। इन दोनों के बीच प्राप्त मतों का अंतराल मात्र 0.13% का रहा। इस मामूली अंतराल ने कांग्रेस को बीजेपी से ऊपर खड़ा कर दिया और यही वजह भी थी कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस 114 सीट जीतकर सत्ता पर काबिज हुई। बीजेपी को 109 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि बाद में सिंधिया की बगावत ने गेम पलट दिया और बीजेपी चुनाव गंवाने के बावजूद सत्ता में आ गई। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले थे। बहुत मुमकिन है कि इस बार नए वोटर के हाथ में ही सत्ता की कुंजी होगी। 2018 के बाद का 1.5 साल निकाल दें तो ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने केंद्र और प्रदेश दोनों ही जगह सिर्फ बीजेपी की सरकार देखी, मोदी और शिवराज के काम करने का तरीका महसूस किया। यही वजह है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जहां भी चुनावी सभा करते हैं वो नए वोटर्स को रुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है।
को हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गैस सिलेंडर का रिफिल 500 रुपए में करने का वादा किया, तो बीजेपी ने कह दिया कि महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए सिर्फ 450 रुपए ही देने होंगे। बीजेपी ने लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि पाने वाली महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत सस्ते घर देने का वादा भी किया, तो कांग्रेस गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली फ्री करके भी घर खर्च चलाने वाली महिलाओं को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति का वो MY यानी महिला और युवा फैक्टर है जो ये तय करेगा कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी का विजय अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों पर भी वोटिंग होगी। कांग्रेस कहती है कि प्रदेश की जनता उसे फिर से चुनेगी क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल ने बहुत बढ़िया काम किया है। उधर बीजेपी कहती है कि सरकार तो वही बनाएगी क्योंकि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई है। सट्टा बाजार कहता है कि मुकाबला टक्कर का है, यानी सबके अपने दावे हैं, लेकिन जनता की नजर दोनों पार्टियों के वादों पर है। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता जनता के बीच जाकर धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 में से 39 सीटें ऐसी है जहां आदिवासी और दलित वोटर्स निर्णायक है। ये छत्तीसगढ़ की सियासत का वो आंकड़ा है जिस पर दोनों पार्टियों की जबरदस्त नजर है। छत्तीसगढ़ में 39 सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 29 ST आरक्षित सीट है और 10 SC आरक्षित सीट है। पर हैरानी की बात यह है कि जिस छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आबादी दलितों और आदिवासियों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है, उस छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान में उतरे 253 प्रत्याशी करोड़पति हैं। यह आंकड़ा एक बार आपको मैं फिर से सुनाता हूं और इसके बारे में बताता हूं। 253 प्रत्याशी जो है, करीब 925 प्रत्याशी दूसरे चरण में मैदान में है, उसमें से 253 प्रत्याशी करोड़पति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 60 यानी 86% करोड़पति हैं, जबकि बीजेपी के 70 में से 57 यानी 81% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसी तरह जे की बात करें यानी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की बात करें तो उसके 62 उम्मीदवारों में से 26 यानी 42% और आम आदमी पार्टी के 44 उम्मीदवारों में से 19 यानी 43% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में दूसरे राउंड का चुनावी मैच 17 नवंबर को खेला जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की सीटें शामिल हैं। इस चरण में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 958 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें बस्तर की 12 सीटों के साथ ही दुर्ग की 8 सीटें शामिल थी और इस चरण में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें कई सीटें ऐसी हैं जो हाथियों के आतंक से प्रभावित हैं, इसलिए ये मुद्दा भी दूसरे चरण के चुनाव में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर हैं, उससे ये चुनाव और दिलचस्प हो गया है। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। ओकर साथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पर एक हाथ छापा
यहाँ थक के छापा मार मार के रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उसका गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो भिलाई मन नहीं कीजिए, उसका ईडी आईटी वाला मन कीजिए। बड़ी बात यह भी है कि इस चरण में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और बघेल सरकार के करीब 8 मंत्री शामिल हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल के अलावा एक केंद्रीय मंत्री समेत 3 लोकसभा सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में सबसे हॉट सीट पाटन है, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से वो 1993 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार बीजेपी ने उनके मुकाबले में दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल को उतारा है, जो भूपेश बघेल के ही भतीजे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई में अचानक से एंट्री मारी है अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने और उन्होंने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी इस बार भरोसे के नाम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ मैदान में है। अब देखना यह है कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की जनता किसकी बात सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।